हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। अपना सॉल्यूशन चैप्टर फिनिश हो गया और मैं आज आप इस चैप्टर के रिवीजन के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। अपना सॉल्यूशन चैप्टर ख़त्म हो चुका है। जैसा आपको पता होगा, सॉल्यूशन की थ्योरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। वैसे मैंने चैप्टर के साथ साथ लेक्चर में जो भी न्यूमेरिकल टॉपिक्स आए, मैंने हैंड टू हैंड वहीं पे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। पर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर, ओनली सॉल्यूशन चैप्टर के जो अच्छे क्वेश्चन है। मतलब मैं ऐसा नहीं करूँगा कि हर एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा प्रीवियस ईयर का। जो अच्छे क्वेश्चन है जिसमें हर बार आपको कुछ नया कंसेप्ट मिले और आपका पूरे जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े वो सब कवर हो, तो मैं हर एक क्वेश्चन ऐसा लूँगा जो आपके लिए नया हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन फॉर प्रीवियस ईयर जी मेन 2018 और जी मेन 2017। अभी मैं नीट के क्वेश्चन नहीं ले रहा। वैसे देखा जाए तो नीट के बच्चे भी इन क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट चैप्टर का वही होता है, सिर्फ थोड़ा सा लेवल अलग हो जाता है, बाकी फॉर्मूलेज वगैरह सब वही होते हैं। तो अगर नीट के बच्चे भी अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो भी ये क्वेश्चन रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज ये जी वालों के लिए तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। फॉर वन मोलर aqueous solution of the following compound which one will show the highest freezing point। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको मोलिलिटी दे रखी है कि 1 मोलर aqueous solution है, यानी कि आपका सॉल्यूट का अमाउंट कितना है 1 मोल और आपका एक्वस सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप आपको सॉल्यूट दे रखे हैं। अब बोलोगे सर ऐसी थ्योरी तो अपन ने पढ़ी नहीं कि ना तो कोई डेटा गिवन है ना कोई न्यूमेरिकल फॉर्म गिवन है, यहाँ पे सीधा ऑप्शन गिवन है और अपन वो भी ऑप्शन भी ऐसे अजीब व तरीब ये कभी आपने देखे भी नहीं होंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट में भी कोई कंपाउंड होता है। बच्चों मैं आपको रिकैप थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूँगा। रिवाइज तो नहीं, थोड़ा सा आपने 11th क्लास में पढ़ा हो तो आयनिक कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड कुछ होते होंगे, आपको याद होगा। आयनिक कंपाउंड जो डिसोसिएट होते हैं वाटर में, कोवलेंट कंपाउंड डिसोसिएट नहीं होते या पार्शियल डिसोसिएट होते हैं। ये एक नए तरह के कंपाउंड इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या होता है ये होता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है आपके स्क्वायर ब्रैकेट में। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मीन क्या होता है कि ये ब्रैकेट वाटर में, ये कंपाउंड जब वाटर में जाएगा तो ब्रैकेट वाला पार्ट आपका डिसोसिएट नहीं होगा ना ही एसोसिएट होगा। मतलब ये ब्रैकेट वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, जो ब्रैकेट के बाहर है जो साइड में है वही पार्ट आपका डिसोसिएट होगा या वही पार्ट आपका ब्रेक होगा। तो दिस विल बी द थ्योरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। आप इसको नोट करिए क्वेश्चन को। अब आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन के बताने जा रहे हैं, ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इनका यूज क्वेश्चन में कैसे आएगा वो समझते पहले वापस एक बार क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन आपका क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपको याद हो कि आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होता था डेल्टा टी एफ के एफ इंटू एम। अब यहाँ पे जब ये कुछ इस तरह का कंपाउंड आ गया जो यहाँ पे ब्रेक्स हो के नंबर ऑफ आयंस प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे वॉन्टा फैक्टर भी आपको लगाना पड़ता है। ठीक है, आई आपको लगाना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए आई आपका वेरिएबल होगा। अब आई की वैल्यू क्या होगी वही फाइंड करनी है। के एफ आपका कांस्टेंट है और एम आपकी मोलिटी वो भी 1 मोलर कांस्टेंट है, यानी कि डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू आई। ये आपका कंसेप्ट यहाँ पे बचा। अब डेल्टा टी एफ क्या होता था, टी एफ नॉट माइनस टी एफ प्रोपोर्शनल टू आई। ये आपको यहाँ पे आपका की कंसेप्ट निकल के आया क्वेश्चन का। अब टी एफ नॉट क्या होगा, टी एफ नॉट होगा आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। अब टी एफ क्या होगा, ये टी एफ डिपेंड करेगा कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किया। अगर आई की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो डेल्टा टी एफ का डिफरेंस भी ज़्यादा आएगा, मीन्स टी एफ की वैल्यू ज़्यादा डिप्रेस होगी, मतलब ये वैल्यू काफ़ी छोटी आएगी, है ना। आई रिपीट, अगर आई की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो डेल्टा टी एफ भी आपका ज़्यादा होगा, तो टी एफ आपका कम हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स है। इस वैल्यू को बड़ा होने के लिए इसको काफ़ी कम होना पड़ेगा। 0 में से 2 माइनस किया तो आएगा डिफरेंस 2 का, 0 में से 4 माइनस किया तो डिफरेंस आएगा 4 का, यानी कि जहाँ आई की वैल्यू ज़्यादा आएगी वहीं डिप्रेशन ज़्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट आपका और लो होता जाएगा। यानी कि आपको क्वेश्चन में पूछा है हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि आई की वैल्यू आपकी कम होनी चाहिए ताकि डेल्टा टी एफ भी कम आए, यानी कि टी एफ की वैल्यू भी मतलब 0 के पास ही हो, यानी कि हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट हो। जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ेगी टी एफ की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और फ्रीजिंग पॉइंट 0 से कम चलता जाएगा। आपको यहाँ पे हाईएस्ट चाहिए, यानी कि आपको की कंसेप्ट क्या है, मुझे चाहिए जहाँ पे आई की वैल्यू लेस हो ताकि डेल्टा टी एफ मेरा क्या हो, ज़्यादा हो। नहीं सॉरी, डेल्टा टी एफ क्या हो मेरा, डेल्टा टी एफ लेस हो, तो यानी कि टी एफ की वैल्यू मेरी क्या हो, ज़्यादा हो। फ्रीजिंग पॉइंट मेरा इतना ज़्यादा डिप्रेस ना हो जितना होना चाहिए था। ठीक है, अब बात आ रही है यहाँ पे आप आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये तो आपका कंसेप्ट था जो मुझे रिक्वायर्ड था। अब आप इस पार्ट पे देखिए, ये पार्ट है बॉक्स का और ये पार्ट है बॉक्स के बाहर।
बॉक्स के बाहर कितने क्लोरीन के आयन है? 3 आयन्स। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये कैसे वो ओपन होगा? पानी में जाने के बाद CO H2O 6, ठीक है, और 3Cl माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर -3 है तो यहाँ आ जाएगा +3, यानी कि ये वाटर में जाने के बाद 4 आयन से डिसोसिएट होगा, यानी कि आई की वैल्यू होगी 4, ठीक है। अब इस तरह देखिए, जब ये वाटर में जाएगा, पानी तो वाटर है तो ये तो डिसोसिएट होता नहीं है। एक तो ये वाला बॉक्स और ये 2 क्लोरीन के आयन, यानी कि ये 1 बॉक्स तो आपका कटायन की तरह बिहेव करेगा और ये 2 क्लोरीन आपके आयन की तरह बिहेव करेंगे। तो इसमें आपकी आएगी आई की वैल्यू 3, 1 + 2 3, यहाँ आई आपकी वैल्यू 1 + 3 4। इसी तरह से ये एक बॉक्स और यहाँ एक क्लोरीन डॉट 2H2O, वाटर डिसोसिएट होगा नहीं, यहाँ पे आपकी आई की वैल्यू आएगी 2। और ये पूरा का पूरा एक बॉक्स है, यहाँ बॉक्स के बाहर कोई भी अनायन नहीं है, खाली वाटर है, वाटर के लिए अपन काउंट नहीं करेंगे। तो ये बॉक्स के लिए आई की वैल्यू आएगी 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में आई की वैल्यू बहुत कम आ रही है, बहुत कम आ रही है। तो डेल्टा TF इतना होगा नहीं, डिप्रेशन काफ़ी कम होगा। डिप्रेशन नहीं होगा तो यानी कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होगा कंपेयर टू अदर 3 ऑप्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका डी। ये पूछा गया था JEE मेन में। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, कंसेप्ट अच्छे, तो ये क्वेश्चन आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। अगर मैं होता, बच्चे अगर अच्छी प्रैक्टिस करके जाते हैं तो सीधा बिना पेन चलाए देखते हैं यहाँ पे आई की वैल्यू 1 आ रही है, डेल्टा TF छोटा होगा, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आप देखिए अगला न्यूमेरिकल। बच्चों अगर आपको क्वेश्चन नोट करना है तो एज यू विश, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेके भी काम चला सकते हैं, है ना। अगर डाउट आता है क्वेश्चन में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, है ना। अब ये क्वेश्चन देखिए, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीज बाय 0.45 डिग्री व्हेन 0.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज एडेड टू 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है। मेरे पास क्या है यहाँ पे 20 ग्राम बेंजीन है, बेंजीन मीन C6H6, ओके, है ना। जब मैंने इसमें 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड इसमें ऐड किया तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था, फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज कितना आया? 0.45 डिग्री का, यानी कि डेल्टा TF कितना आया आपका? 0.45 डिग्री सेंटीग्रेड। आई थिंक आपको विजिबल होगा, एक बार मैं फ्रेम चेक कर लेता हूँ, काफ़ी छोटा, हाँ नहीं है, विजिबल है, ओके क्लियर, है ना। अब इसने बोला है इफ़ एसिटिक एसिड एसोसिएट्स टू फॉर्म ए डाइमर, यानी कि एसिटिक एसिड क्या होता है, वो डिसोसिएट नहीं हो रहा, वो बेंजीन में जाने के बाद एसोसिएट हो रहा है, मतलब कंबाइंड हो रहा है। अब ये कैसे होगा अभी समझाऊंगा, क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन विल बी, यानी कि जो यहाँ पे एसोसिएशन होगा कितने % एसोसिएट होगा। ऐसे तो नहीं पूरा का पूरा एसोसिएट हो, कुछ पार्ट उसका एसोसिएट होगा, कुछ पार्ट एसोसिएट नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे परसेंटेज पूछा है, देखा जाए तो आपसे अल्फा पूछा है ना। अब मैं रिपीट करूँगा, जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर देखा है वो इन क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी समझ जाएंगे। अगर अदरवाइज आपने लेक्चर नंबर 16 नहीं देखा तो आपको ये क्वेश्चन समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को अपनी बुक्स में नोट डाउन करिए, आपकी जो भी नोटबुक है उसमें नोट डाउन करिए ना। आप क्वेश्चन समझ गए, KF की वैल्यू दे रखी है जो कांस्टेंट है। अब मैं बोलूँगा आप एक बार खुद ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए कि कंसेप्ट क्या आएगा आपका इस क्वेश्चन का, फ्रीजिंग पॉइंट की बात आ रही है तो वही डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। अब यहाँ पे एसोसिएशन डिसोसिएशन अगर आ गया तो वांटो फैक्टर भी पक्का आएगा, तो यहाँ पे आई भी आएगा। अब आई क्या होगा आई डोंट नो, कुछ बच्चे बोलेंगे सर आई की वैल्यू 2 होगी क्योंकि एसिटिक एसिड का डायमर बनता है। नहीं, आई की वैल्यू 2 नहीं होगी, क्योंकि आई की वैल्यू 2 कब होती है? जब 100% होता है आपका एसोसिएशन। 100% नहीं है तो मुझे यहाँ पे अल्फा की फॉर्म में आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना। एक बार आप ट्राई करिए कितनी आई की वैल्यू होगी, अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कराता हूँ। जब तक मैं इस क्वेश्चन को रब कर लेता हूँ आपको स्पेस प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे काफ़ी स्पेस चाहिए होगी, क्योंकि न्यूमेरिकल है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। अब देखो एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH, ठीक है, CH3COOH। लास्ट वीडियो में आपको याद हो मैंने इसको कंबाइन करके H बॉन्डिंग के थ्रू यहाँ पे डाइमर भी बनाया था। अभी कैसे होगा देखो आप, दिस इज CH3COOH। अब ये डाइमर बना के क्या बनाएगा, 2 एसिटिक एसिड मिलके एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल बना लेंगे, है ना। ये कंबाइंड हो जाएगा इस फॉर्म में, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब ये कंबाइंड कैसे होता है? वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। सपोज ये आपका एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है और यहाँ पे आपका दूसरा एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल आया, ये OH और ये भी OH, तो ये OH
और ये OH कंबाइंड हो जाएंगे, तो ये दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ H बॉन्डिंग। ये और ये आपकी H बॉन्डिंग है ना। अब देखो सपोज मैं यहाँ पे 1 मोल लेता हूँ एसिटिक एसिड का, इनिशियल में 0 मोल था, अगर मेरे अल्फ़ा मोल एसोसिएट हो गए 1 माइनस अल्फ़ा, अब देखो 2 मोल से 1 मोल बनता है, तो अल्फ़ा मोल से अल्फ़ा बाय 2 बनेगा। 2 मोल से 1 मोल बनता है, तो अल्फ़ा मोल से अल्फ़ा बाय 2 मोल्स बनेंगे। 2 से बना 1, तो 1 से बनेंगे 1 बाय 2, तो अल्फ़ा अगर एसोसिएट हुआ तो अल्फ़ा बाय 2 बनेगा। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखो आई की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला था टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो यानी कि यहाँ पे बाद में एसोसिएशन के बाद कितने मोल्स आएंगे, इसको ऐड करिए 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय 2 है ना, तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय 2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन, वो आएगा 1। तो आई की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2, आई की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2। ओके, अब आप इस चीज़ को यहाँ पे पुट करिए, डेल्टा TF आपका कितना था 0.45 डिग्री, आई की वैल्यू आपकी हो गई 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2। अब आपका मोलिलिटी निकालनी है। मोलिलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो सॉल्यूट क्या है आपका, सॉल्यूट है आपका एसिटिक एसिड, उसका मास कितना है आपका 0.2। ओके, 0.2 इज द मास ऑफ एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का मोलिकुलर वेट कितना होगा, CH3COOH का मोलर मास कितना होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन का होता है 12, H का हो गया 3, कार्बन का 12 प्लस ये ऑक्सीजन का 32 प्लस 1, जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आएगा आपको 60 इज द मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। ये तो आ गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सॉल्वेंट आपका है 20 ग्राम, तो 20 डिवाइड बाय 1000 kg में करने के लिए है ना, तो ये आपका फिगर यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे इसको ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हटाएंगे तो यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा, और ये 2 से 2 भी कट जाएगा, और ये 0 से 0 भी कट जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका बचेगा 1/6 के अराउंड। ठीक है, आप इसको खुद सॉल्व करिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। ओके, 1/6 इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। अभी हो जाएगा यहाँ पे अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 0.45, ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2, ये आपका फिगर यहाँ पे बचा है ना। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप यहाँ से इजीली अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। बच्चों मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया, मैंने यहाँ पे केएफ का वैल्यू नहीं लिया, तो केएफ का वैल्यू मुझे लेना पड़ेगा 5.12 है ना। तो यहाँ पे ये 5.12 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि केएफ आपका यहाँ पे आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी 0.94 के अराउंड। आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी आपकी 0.94 के अराउंड। अब आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, ऑप्शन ए आपका 64.6, ऑप्शन बी 80.4, ऑप्शन सी 74.6, ऑप्शन डी 94.6। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 94.6% एसोसिएशन हो रहा है आपका एसिटिक एसिड का। आई रिपीट द सॉल्यूशन अगेन, डेल्टा TF का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे KF मुझे गिवन है, M मैं निकाल लूँगा, I मुझे अननोन है, डेल्टा TF भी यहाँ पे गिवन है, तो मैंने I लगाया एसोसिएशन के थ्रू, 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल के एक बनाया डाइमर, तो 1 लिया शुरू में, ये इनिशियल में 0 था, एसोसिएट हुआ इसके अल्फ़ा मोल्स, तो 1 माइनस अल्फ़ा, 2 से बनता है 1, तो 1 से बनेगा 1/2, तो अल्फ़ा से बनेगा अल्फ़ा/2। फार्मूला लगाया, यहाँ वैल्यू पुट करिए और अल्फ़ा फाइंड करा, तो अल्फ़ा है आपका 94%। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एसोसिएशन। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से नोट डाउन करिए। अभी मैं आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाता हूँ। आइए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पढ़िए, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 is added to 178.2 ग्राम of water. The Weber pressure of the water in torr for this aqueous solution is। अब यानी कि ये बोल रहा है कि आपके पास है 178.2 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें आपने समथिंग 18 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर दिया। तो ये बोल रहा है कि जब इस सॉल्यूशन बन जाएगा तो इस सॉल्यूशन में एक तो है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। सॉल्यूट है यहाँ पे ग्लूकोज और सॉल्वेंट है आपका वाटर। तो सॉल्यूशन बनने के बाद वाटर का वेपर प्रेशर कितना आएगा। ठीक है, अगर रॉल्सो की बात करें, आपको याद होगा
पी टी इक्वल टू पी वन नॉट एक्स वन प्लस पी टू नॉट एक्स टू। एक फार्मूला अपने दिमाग में ये आता है, ठीक है। पर यहाँ पे आपको प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर पता होना चाहिए, वाटर का भी और सॉल्यूट का भी, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ से अपन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कंसेप्ट ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा इसको यूज़ करना, जो कि था पी वन नॉट। क्या था आपका? पी वन नॉट माइनस पी वन नॉट माइनस पी वन, एक मिनट रुकिए, पी वन नॉट माइनस पी वन अपॉन पी वन नॉट इक्वल टू एक्स ऑफ टू। एक्स ऑफ टू था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे मैंने 1 माना है वाटर को, 2 माना है ग्लूकोज को। तो ये है वाटर का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, ये है वाटर का सॉल्यूशन स्टेट में वेपर प्रेशर, ये है वाटर का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, और x2 आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। तो यहाँ पे आपको P1 निकालना है, जो कि वाटर का सॉल्यूशन स्टेट में वेपर प्रेशर है। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया RLVP। अब आप इस क्वेश्चन को से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसने बोला है कि टॉर में निकालना है। अगर आपको याद हो, वाटर का प्योर स्टेट में प्रेशर होता है 180 m, उसकी वैल्यू होती है 760 टॉर, ठीक है। तो मैं इस फिगर को लिख देता हूँ 760 माइनस P1 अपॉन 760 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसकी वैल्यू होगी N2 अपॉन N2 प्लस N1, है ना। अब N2 कितना होगा? ग्लूकोज का मास कितना होता है? 180, और ये गिवन मास है 18, तो मोल हो जाए ग्लूकोज का 18/180 डिवाइड बाय 18/180 प्लस वाटर का गिवन मास कितना है? 178.2, 178.2 डिवाइड बाय 18। वाटर का मास कितना होता है? 18। मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, दोनों के मोल्स निकालने हैं, है ना। अब ये फिगर तो आ जाएगा 0.1, ये भी आ जाएगा 0.1। ये फिगर आपका अराउंड, अगर ये 180 होता ऊपर तो ये आता 10, ये अराउंड 9.9 आएगा। तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 0.1 डिवाइड बाय 0.1 प्लस 9.9, है ना। तो ये आपकी सिंपल सी कैलकुलेशन बन गई। तो 760 माइनस P1 इक्वल टू, अब ये फिगर हो जाएगा आपका, ये डिवाइड बाय 760, 0.1 डिवाइड बाय 10, तो 0.01 ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.01, यानी कि आप जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 760 माइनस P1 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 7.6, ठीक है। अब P1 कितना आएगा? 760 में से आपको 7.6 माइनस करना है, तो आपका अराउंड ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 752.4 टॉर में, ठीक है। काफ़ी सिंपल थी कैलकुलेशन थी। अगर ऑप्शन से चेक करूँ तो ऑप्शन से देखो 760 से कम ही होना था, तो ये ऑप्शन है, ये तो 759 है, जस्ट एक 1 टॉर कम, ये बहुत कम है, ये बहुत कम है। तो इन दोनों में से कोई आंसर आता तो मोल फ्रैक्शन अराउंड अपना इतना आ रहा है, तो अपना आंसर आ गया ये, है ना। तो अब ऑप्शन कट करके अगर आपको हिट एंड ट्रायल करना हो तो इन दो ऑप्शन में तो कोई आंसर आप लगा सकते हो। अदरवाइज काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन है, आप इस मेथड से अप्लाई करिए, RLP से क्वेश्चन हो गए, है ना, ठीक है। नोट डाउन करिए, तब तक आप इस क्वेश्चन को भी ट्राई करिएगा, मैं अब इसको सॉल्व करवाता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द सेपरेट सॉल्यूशन ऑफ 0.5 m C2H5OH, 0.1 m मैग्नीशियम फॉस्फेट, 0.25 m KBr, 0.125 m Na3PO4 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस सॉल्यूशन अज्यूमिंग ऑल सॉल्ट टू बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब दिमाग में बत्ती जलाओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी कि डिसोसिएट होंगे तो जो भी फॉर्मूला लगेगा उसमें वांटो फैक्टर आने वाला है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। दे ऑल हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, मैग्नीशियम फॉस्फेट हैज हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर और Na3PO4 हैज हाईएस्ट और दिस इज हाईएस्ट, है ना। यानी कहीं ना कहीं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, यानी कि आपको निकालना है पाई इक्वल टू CRT। पर दिमाग की बत्ती जलाओ, मतलब यहाँ पे आएगा I, वांटो फैक्टर आपका आने वाला है। अब मैं इंडिविजुअली सब सॉल्यूशन को यहाँ पे लेके चलता हूँ। मैं यहाँ पे देखो, अब R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, वेरी क्या कर रहा है I और C, यानी कि पाई प्रोपोर्शनल टू I.C, यानी कि I.C की वैल्यू आपको सबके लिए फाइंड करनी पड़ेगी, तो वही आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट केस लेता हूँ 0.5 m C2H5OH। अब देखो एल्कोहल क्या, एल्कोहल डिसोसिएट नहीं होता, ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो यहाँ पे I की वैल्यू आ जाएगी 1, है ना, और C की वैल्यू आपको गिवन है 0.5, तो यहाँ पे I.C हो जाएगा 1 इंटू 0.5 दैट इज 0.5, तो यहाँ पे पाई प्रोपोर्शनल टू 0.5 हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन के लिए आपको यहाँ पे दे रखा है 0.1 Mg3PO4,
ठीक है, Mg3PO4। अगर आपको याद हो तो ये डिसोसिएट होगा Mg+2 में और PO4-2 में। तो Mg के यहाँ मिलेंगे मुझे 3 कैटायन और फॉस्फेट का मिलेगा मुझे 1 अनायन। तो I की वैल्यू इसके लिए आएगी 4। ठीक है, I की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, आएगी 4। अगर अब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, तो यहाँ पे I.C कितना हो जाएगा आपका। अब एक बार खुद ट्राई करिए, फिर ऑप्शन चेक करिए, फिर मैं आपको दोबारा ट्राई करवाता हूँ। एक बार खुद ट्राई करिए, देखिए क्वेश्चन को। एक मिनट ट्राई करने से पहले रुकिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। ये Mg3PO4 होल ट्वाइस है, Mg3PO4 होल ट्वाइस है ना, तो यहाँ पे I की वैल्यू 4 नहीं आएगी क्योंकि Mg3PO4 होल ट्वाइस है, तो I की वैल्यू आएगी आप 5। अब आप खुद ट्राई करिए ना, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, I.C निकालना है आपको। जैसे कि यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज मैं क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा हूँ। I की वैल्यू 5, C की वैल्यू 0.1, तो ये हो जाएगा I.C हो जाएगा 0.5, यानी कि दोनों के लिए पाई की वैल्यू सेम आ रही है ना। थर्ड चेक कर लेते हैं अपन। थर्ड है आपका 0.25 KBr डिसोसिएट होगा K+Br माइनस में, तो यहाँ भी आपकी I की वैल्यू आ जाएगी 2, तो I.C इसके लिए भी आ जाएगा 0.25 × 2 दैट इज़ 0.5। इसी तरह आप फोर्थ को चेक करिए। फोर्थ है आपका 0.125 M, यह कंसनट्रेशन हो गई, और ये आपका Na3PO4। तो यहाँ पे 3 तो आपके सोडियम के कटायन है और एक फॉस्फेट कटायन है। I की वैल्यू आएगी आपकी 4, तो 4 × 0.125 I.C कितना हो जाएगा, ये भी 0.5 ही आने वाला है आपका। ठीक है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर सब में I.C सेम आ रहा है, RT सेम है, तो पाई की वैल्यू सब में सेम आ रही है, तो सिंपल सा दे ऑल हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, 2014 में दिखने में टफ लगेगा। अगर यहाँ पे सेम नहीं आती जिस भी ऑप्शन में, यानी कि जिस भी चॉइस के लिए वैल्यू ज़्यादा आती है, अपन वो यहाँ पे टिक कर देते हैं। तो दिस कंसेप्ट, अब देखो कंसेप्ट सीख लिया आएगा तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होगा, अदरवाइज आप फंसते रहोगे। डिसोसिएशन ये 100% मानना है, क्योंकि अल्फा के बारे में आपने कोई बात नहीं यहाँ पे बोल रखी है, और आपको प्लीज़ ये ब्रेक करना ना चाहिए। 3 मैग्नीशियम और यहाँ पे 2 फॉस्फेट, है ना, 3 मैग्नीशियम 2 फॉस्फेट, 1 पोटेशियम 1 Br तो 2, 3 सोडियम 1 फॉस्फेट तो 4, और ये डिसोसिएट होगा नहीं, ये नॉन पोलर कंपाउंड है ना, यानी कि ये डिसोसिएट नहीं होगा क्योंकि अल्कोहल इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट, ये सॉल्ट नहीं है, ये कंपाउंड है। तो ये एज आई की वैल्यू यहाँ पे 1 ही रहने वाली है। बच्चे यहाँ भी गलती कर देते हैं ना, तो आप ये गलती नहीं करोगे। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, फिर अपन देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस में नीट के ले रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इफ मोलिलिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड, द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF विल बी हाफ, डबल, अनचेंज और ट्रिपल। आपको याद हो डेल्टा TF होता है KF × M। अगर मोलिलिटी को डबल करूंगा तो डेल्टा TF डबल होगा, इसको कम करूंगा तो ये कम होगा। KF तो कांस्टेंट है, वो सेम रहेगा, तो आंसर हो जाएगा आपका अनचेंज्ड। ये नीट 2017 में आया। इस क्वेश्चन को टिक करिए, 4 नंबर पाइए। इतना सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए ये क्वेश्चन है एम्स का। अब बच्चों एम्स का एग्जाम पहले होता था, अब तो एम्स का एग्जाम होता नहीं है, बस फिर भी क्वेश्चन अपन को प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट कहीं ना कहीं घूम फिर के एग्जाम्स में रिपीट होता रहता है। तो क्वेश्चन है 5 ग्राम ऑफ अननोन सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 295 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, इसमें 295 ग्राम तो सॉल्वेंट है, और आपने 5 ग्राम कोई अननोन सॉल्यूट डाला X, ठीक है, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है। अब बोला है कि इस सॉल्यूशन की मोलरिटी दे रखी है आपको 0.05, ये मोलरिटी 0.05, ठीक है। 5 ग्राम ऑफ अननोन सॉल्यूट, दिखना नहीं हो तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5 ग्राम ऑफ अननोन सॉल्यूट, है ना। मोलरिटी 0.05 और इसकी डेंसिटी दे रखी है आपको 1.5 ग्राम पर cc। अब बात आती है डेंसिटी क्यों दे रखी है ना। अब देखो आपको पूछा है मोलिकुलर वेट ऑफ अननोन सॉल्यूट। अब यहाँ पे आपको मोलरिटी गिवन है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है आपका मोलरिटी का फॉर्मूला। और इसको कैसे यूज करोगे, मोलरिटी गिवन है आपको 0.05, मोल्स का फॉर्मूला सॉल्यूट के मोल्स, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो 5 डिवाइड बाय mw ले लूँ, अननोन सॉल्यूट का मास mw, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। अब आपको वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, आपको डेंसिटी गिवन है ना। तो डेंसिटी होता है मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन का मास कितना होगा 5 + 25, क्योंकि सॉल्वेंट है 295 और सॉल्यूट है 5, तो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा आपका 300 डिवाइड बाय V इक्वल टू डेंसिटी। डेंसिटी कितनी गिवन है आपके 1.5 ग्राम पर cc, ग्राम पर cc मतलब ग्राम पर ml लिख देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे जब मैं V निकालूंगा तो V की वैल्यू हो जाएगी मेरी 300 डिवाइड बाय 1.5, है ना। अब ये आंसर यहाँ पे ml में ही आने वाला है, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा वॉल्यूम 300 डिवाइड बाय 1.5 ml,
है ना। इसको मैं पुट कर दूंगा 300 डिवाइड बाय 1.5, लीटर में करने के लिए मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो 1000 में यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी सिंपल सी कैलकुलेशन हो गई। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को सॉल्व करता हूँ। ये 2 जीरो से मेरे 2 जीरो कट चुके हैं, तो यहाँ पे MW मेरा नोन है ना। MW को मैं इस साइड ले लेता हूँ, तो ये मेरा MW की वैल्यू हो जाएगी 5 × 10, ये 1.5 ऊपर आ जाएगा इंटू 1.5। ठीक है, और ये 0.5 नीचे आ जाएगा 0.05। ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगा। तो ये कट चुका है, 5 से 5 कट जाएगा। तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए, आप चेक करिए एक बार आंसर कितना आ रहा है अपना। हाँ सॉरी, यहाँ पे 3 भी है, तो ये 3 भी आएगा, 3 से ये 5 कट जाएगा, है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 10 10 यानी कि 500। तो आपका आंसर हो जाएगा 500, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था ये आपका एम्स का, है ना। देखा जाता है एम्स में टफ आता है, पर क्वेश्चन अपना सिंपल है, आराम से आपसे हो गया। ठीक है, अब अपन 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं नीट के, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे अपन। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नीट 2020 मींस लास्ट ईयर नीट में आया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, K for benzene is this, the freezing point depression for the solution of molality is this, containing a non electrolyte, मतलब डिसोसिएट नहीं होता। तो आपसे पूछा है डेल्टा TF, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू एम। आई नहीं लगाना है क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो डेल्टा TF आपका क्या हो जाएगा 5.12 इंटू मोलिलिटी, आपको दे रखिए 0.078। सिंपल सी कैलकुलेशन आपसे आसानी से हो जाएगी। अब देखो आपको थोड़ा टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में, तो शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, 5.12 इंटू 0.08 लिख लो इसको, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 0.08 हो जाएगा, है ना। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा। मैं आपको 10 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। 5 8 होता है 40, अप्रोक्स आंसर यहाँ पे 40 का उड़ेंगे 0.4 हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है 0.40 केल्विन। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर नीट 2020। अब देखो बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है नीट का, तो आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हो ना। नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को, आने वाले वीडियो में अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे और इसके क्वेश्चन रिवीजन में अपन और भी अच्छे से तरीके से लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को जिनको भी रेलेवेंट लगता है टॉपिक, आप प्लीज़ उनको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा अपने अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए, और वो आपको हेल्प करने वाला है बहुत फ्यूचर में बहुत अच्छी तरीके से, है ना। गुड बाय।